हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री जिस चैप्टर का नाम है, जिसमें कोलॉइड्स के बारे में इतना कुछ जान रहे हैं, जिसमें कोलॉइड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात कर ली। और पिछले वीडियो में तो हमने सबसे अहम प्रॉपर्टी की बात करी है जिसका नाम था चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये जान लिया कि कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज आता है, कैसे आता है ये भी जान लिया, और उससे एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, कैसे वो अप्लाई हो सकता है अलग अलग जगह, वो सारी एप्लीकेशन को भी हमने समझ लिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें इंपॉर्टेंट था, और उससे जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट जिसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोला था। अब बच्चों, कोलॉइडल सॉल्यूशन के से रिलेटेड एक और फिनोमेना पर हम बात कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फिनोमेना है। क्या है ये? पहले, इट्स अ फिनोमेना ऑफ कोएजुलेशन और प्रेसिपिटेशन। आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, कोएजुलेशन भी बोल सकते हो और प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हो। क्या होगा इसमें? देखो, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम के अंदर है, और डिस्पर्स फेज जो रहता है वो रैंडमली ब्राउनियन मूवमेंट दिखाता रहता है, लगातार घूमता रहता है। किसके अंदर? डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, और कभी सेटल होने का नाम नहीं लेता। सेटल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर अपोजिट चार्जेस उसके ऊपर सिमिलर चार्जेस रहते हैं। सॉरी, दोनों जो जितने भी डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स हैं उन सब में एक समान चार्जेस होंगे उनमें। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज सोले तो सभी पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज सोले तो सभी पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो जो सारे समान चार्जेस होते हैं, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम में, इस वजह से वो लोग कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आते, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। और पास नहीं आते तो एग्रीगेट नहीं होते, और एग्रीगेट नहीं होते तो ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल नहीं होंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, मतलब नीचे जाकर प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। तो फिर हमने सोचा कि क्या कभी नहीं होंगे कोलॉइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट? तो हमने कहा यार, लग तो नहीं रखे होंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसी मेथड्स आई जिसको देखकर यह लगा कि भैया नहीं, कोलॉइडल पार्टिकल्स को भी आप प्रेसिपिटेट कर सकते हो। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन यस, the colloidal solutions can get coagulated और can get precipitated। ये दोनों ही वर्ड एक ही चीज को बताते हैं। coagulation मतलब वही चीजों का सामान एक साथ आना, एग्रीगेट होना। डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल का यहां पर बात की जा रही है कि उनका एक साथ आना और एक साथ एग्रीगेट करना, और ग्रेविटी के कारण नीचे जाकर अपने आप को सेटल कर लेना। ये पूरा फिनोमेना को आप कोएजुलेशन बोलोगे या प्रेसिपिटेशन बोलोगे, और ये आप करवा सकते हो। कोलॉइडल पार्टिकल खुद से तो नहीं करेगा, लेकिन आप करवा सकते हो। कैसे? देखते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ अ सोल इज ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। यह बात तो तय है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल के पास सेम चार्जेस होते हैं। अगर ये चार्ज ना होते तो एग्रीगेट हो जाते मॉलिक्यूल्स और नीचे सेटल्ड हो जाते और कोलॉइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाता। क्योंकि जब तक डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम साथ बने हैं सॉल्यूशन के अंदर, और डिस्पर्स फेस अपने आप को डिस्पर्स करता रह रहा है डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, तब तक माना जाएगा कि वो स्टेबल है। लेकिन एक बार वो नीचे जम गया, नीचे जाकर बैठ गया, तब वो बोल दिया जाएगा कि वो अनस्टेबल है। तो यहां पर हमने स्टेबिलिटी को माना है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स में चार्ज होने की वजह से वो हमेशा स्टेबल होते हैं। ड्यू टू द सिमिलर चार्जेस द कोलॉइडल पार्टिकल्स रिपेल वन अनदर, दे रिपेल विथ वन अनदर एंड आर अनएबल टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स। और सेम चार्जेस होने की वजह से ये लोग हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड दे विल नेवर कम टुगेदर। एक साथ आ गए तो एग्रीगेशन होगा, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि चार्जेस उनके अंदर सेम है। लेकिन अब आप चाहते हो कि इनको एग्रीगेट करके नीचे जमा दे, इनको प्रेसिपिटेट कर दे एंड लेट द कोलॉइडल सॉल्यूशन बिकम्स अनस्टेबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर के चार्ज को नष्ट करना होगा, आपको खत्म करना होगा। अगर आप इनके चार्ज को खत्म कर पाए तो फिर वो न्यूट्रल हो जाएंगे, और अगर न्यूट्रल हो गए तो वो एक साथ आ जाएंगे, एक साथ आएंगे तो एग्रीगेट होंगे, एग्रीगेट होंगे तो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। सो इफ द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल इज डिस्ट्रॉयड, कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर का जो चार्ज है, कोलॉइडल पार्टिकल बोले तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल, अगर उसके ऊपर का चार्ज डिस्ट्रॉय कर दिया, देन दे आर फ्री टू कम नियर एंड ग्रो इन साइज। तो वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और साइज में ग्रो कर जाएंगे वो साइज में। द कोलॉइडल पार्टिकल्स गेट प्रेसिपिटेटेड व्हेन दे बिकम सफिशिएंटली लार्ज।
जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो इस तरीके से अपने आप को प्रेसिपिटेट कर लेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े आकार के हो जाएंगे या उनका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कोलॉइडल पार्टिकल्स के एग्रीगेट करेंगे, एक साथ चिपकेंगे, तो बड़े साइज का हो जाएंगे और ग्रेविटी के कारण नीचे जाकर सेटल कर लेंगे। तो बड़े साइज का होने के कारण वो ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में नीचे जाकर अपने आप को प्रेसिपिटेट कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको उनके चार्जेस को नष्ट करना है। और कई मेथड है चार्जेस को नष्ट करने की, कई तरीके से आप चार्जेस को नष्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चार्जेस को खत्म करने में सफल रहे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे या कह लो वो कोएजुलेट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लें, आगे और बात करते हैं। अब सवाल आता है भैया खत्म कैसे करोगे? पहले तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन कोएजुलेशन और प्रेसिपिटेशन की। अब ये डेफिनेशन है प्रॉपर। So the phenomena of precipitation of colloidal solution on addition of an electrolyte is called coagulation or precipitation of colloidal salt. अब आप ये कैसे कर सकते हो? पहला, आप कोई इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर सकते हो। मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो आप उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हो। आप पूछो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कुछ आयंस होंगे। आयंस बोले तो केटायंस भी होंगे और एनायंस भी होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव आयंस भी होंगे। ऐसे सॉल्यूशन को पहली बात तो आप इलेक्ट्रोलाइट बोल दोगे। वो इलेक्ट्रोलाइट जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में मिलेगा तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पास जो चार्ज होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के पास जो चार्ज होगा उसके ऑपोजिट चार्ज वो इलेक्ट्रोलाइट से ले लेगा और खुद के चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब अगर कोई कोलॉइडल पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमने मिलाया होगा उसमें तो दोनों आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसमें से वो पॉजिटिव आयंस को ले लेंगे और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे, अपने ऊपर का चार्ज को खत्म कर देंगे। अगर वो मान लो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड था तो हमने जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया उससे पॉजिटिवली ले रहे थे। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है पहले से तो हमने जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया उसमें से नेगेटिव आयंस ले लेंगे। दोनों ही रूप में वो अपने ऊपर के चार्ज को नष्ट करके एग्रीगेट होकर नीचे जम जाएंगे। इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं या इसी प्रोसेस को आप कोएजुलेशन भी बोल सकते हो कोलॉइडल सोल का। तो ये डेफिनेशन है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको बताता हूं वो चार्जेस को खत्म करने के और तरीके भी क्या हो सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट से भी होता है तो कैसे होता है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जिसमें लायोफोबिक सोल्स को आप कोएजुलेट कर सकते हो। देखो लायोफोबिक और लायोफिलिक में से लायोफोबिक बहुत इजीली प्रेसिपिटेट होते हैं, इसलिए यहां पर जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो लायोफोबिक के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। लायोफिलिक में तो बहुत मुश्किल होने वाली है। क्यों? क्योंकि लायोफिलिक में तो डिस्पर्स्ड फेज का बहुत अच्छा अट्रैक्शन है डिस्पर्जन मीडियम से। तो मान लो वो अगर खुद के साथ भी अट्रैक्ट एग्रीगेट नहीं करेगा तो डिस्पर्जन मीडियम भी उसको प्रेसिपिटेट नहीं बना देगा। वो बोलेगा भाई तेरा मेरा इंटरेक्शन तो बहुत अच्छा है, तो हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन बनकर रखते हैं। इसलिए हम लायोफोबिक के एग्जांपल्स लेते हैं कोएजुलेशन में, या जितनी भी मेथड्स देखते हैं वो लायोफोबिक को लेकर देखते हैं। सो कोएजुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। अब ये क्या है समझते हैं। इसमें बहुत सारी मेथड है। या तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोएजुलेट कर दो, प्रेसिपिटेट कर दो, या बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल्स से भी आप कर सकते हो, या फिर बॉईल करके भी आप उनके ऊपर के चार्जेस को नष्ट कर सकते हो। बॉईल करने से चार्जेस खत्म हो जाएंगे। बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन में हम डायलिसिस ही करते हैं, तो ये जो डायलिसिस प्रोसेस होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन द पार्ट ऑफ अ प्यूरिफिकेशन एंड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट अगेन वही सॉल्यूशन जिसमें दोनों किस्म के आयंस होंगे। तो ये मेन मेथड्स हैं जिनसे आप चार्जेस को खत्म करते हो कोलॉइडल पार्टिकल के, उनके मॉलिक्यूल्स को एक साथ आने देते हो, एग्रीगेट करवाते हो और फिर नीचे प्रेसिपिटेट वो लोग हो जाते हैं। मेथड्स का स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक मेथड को फिर डिटेल में डिस्कस करना है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब देखो बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या होगा? The colloidal particles move towards oppositely charged electrodes where they get discharged and precipitated. Where they get discharged and precipitate. इलेक्ट्रोफोरेसिस पता है ना, किसी पर्टिकुलर कोलॉइडल पार्टिकल का जिसके पास एक स्पेसिफिक चार्ज होगा, जब अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाएगा तो वो मूवमेंट शुरू कर देंगे और एक तरफ की इलेक्ट्रोड पर जाकर
अपने आप को सारे पहुंचा देंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, ये एक YouTube ले लिया मैंने, बहुत ही वाहियात सा लिया था। ये थोड़ा सा बेटर है। इसके अंदर हमने एक कोलॉइडल सॉल्यूशन भर दिया। सो दिस इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ये पार्टिकल्स हैं, ये इसके अंदर के पार्टिकल्स हैं, कोलॉइडल पार्टिकल। मान लो इसको नेगेटिवली चार्ज सोल है ये, तो मैं लिख भी देता हूं, दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज सोल। सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। अब क्या करें, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स लेकर इनको, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स ले ली अपन ने यहां पर, और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ऐसा कनेक्ट कर दिया। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, ये जो पॉजिटिव रॉड है यहां सारे नेगेटिव आयंस आएंगे। बेसिकली इट इज कॉल्ड द एनोड पार्ट, ये एनोड पार्ट हो जाएगा, एंड दिस विल बी टर्म्ड एज कैथोड पार्ट। तो ये आपका कैथोड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, मतलब जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब अपने आप को एक तरफ मूव कराएंगे। और क्योंकि नेगेटिवली चार्ज सोल है, मतलब नेगेटिव पार्टिकल्स है, तो सब पॉजिटिव रॉड की तरफ भागेंगे, यानी कि सब एनोड की तरफ भागेंगे। तो सारे पार्टिकल्स जो जहां पर थे यहां से निकलेंगे और सारे एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। ये सब पार्टिकल्स जो होंगे ये सब एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर हो गया? देखते चलो, कोई बात नहीं, फिर से बन जाएगा वो तो। क्लियर हो गया? तो सारे पार्टिकल्स एक तरफ चले जाएंगे, एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और ये वो इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, यहां आकर वो क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे ना, तो जैसे ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आएंगे एक तरफ, तो वो सब क्या कर लेंगे, अपने आप के ऊपर के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। क्योंकि नेगेटिव आए पॉजिटिव की तरफ, तो मतलब जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो यहां पर रख देंगे, नोड को दे देंगे, तो अपने अंदर के सारे चार्जेस को एक खत्म कर लेंगे, या कह लो इनको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जब सारे चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए, तो अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में ज्यादा देर बने नहीं रहेंगे, क्योंकि सबकी भैया एकजुटता हो गई यहां पर, ये लोग सब एकजुट हो गए यहां पर। और जैसे ये लोग एकजुट हो जाएंगे तो ये एग्रीगेट हो गए, एग्रीगेट होकर ग्रेविटी के कारण, लार्ज साइज होने के कारण ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ जाएंगे, तो ये प्रेसिपिटेट जम जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस की मदद से भी आप इनके ऊपर के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हो, जिससे वो एग्रीगेट हो जाते हैं, और इस वजह से क्वाजुलेशन या प्रेसिपिटेशन इन कोलॉइडल पार्टिकल का कोलॉइडल सॉल्यूशन के भीतर में हो जाता है। ये पहली मेथड थी। दूसरी मेथड, by boiling. On boiling, the adsorbed layer is disturbed due to the increased collisions with the molecules of dispersion medium. Adsorption theory क्या कहती है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज का आयन एड्सॉर्ब होता है, लेकिन वो एड्सॉर्ब्ड आयन डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? क्योंकि जब आप बॉइल करते हो तो आप हीट देते हो, और हीट देने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो उनका ज्यादा कोलिजन होने लगता है, और कोलिजन होने से वो जो फिक्स्ड लेयर का आयंस होता है वो निकलना शुरू कर देता है। दो चीजें टकरा रही हैं तो ऐसा नहीं होता जैसे दो चीजें टकराई तो कुछ गिर गया, तो वो चीज क्या गिरी, दो चीजों के कोलिजन में, उन्हीं का कोई पार्ट होगा, आउटर सरफेस का पार्ट होगा जहां कोलिजन हुआ है, तो उस कोलिजन से बार बार आयंस क्या होते हैं, वो आयंस एक दूसरे के, वो जो उस लेयर पे आयंस एड्सॉर्ब्ड होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो ऑन बॉइलिंग द एड्सॉर्ब्ड लेयर इज डिस्टर्ब्ड
ड्यू टू द इंक्रीज कोलिजन विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। और ये बॉइलिंग में कोलिजन ज्यादा होगा क्योंकि आप हीट एनर्जी इतनी ज्यादा दे रहे हो कि इतनी ज्यादा वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेंगे कि उनमें कोलिजन बहुत ज्यादा होगा। एंड दिस रिड्यूसेस द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स एंड द कोलॉइडर एंड द कोलॉइड प्रेसिपिटेट्स। तो हर कोलिजन में वो चार्ज डिस्टर्ब होता जाएगा, इससे वो चार्ज उनके ऊपर का खत्म होता जाएगा। कोलॉइड पार्टिकल्स में अब जो होंगे वो चार्जेस कम बचेंगे या सारे न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे, जिस वजह से वो आसानी से कोएजुलेट हो सकते हैं या प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द बॉइलिंग। बट बॉइलिंग से ज्यादा प्रॉम्प्ट प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसके ऊपर के चार्जेस को खत्म करना पड़ता है और वो फिर जाकर आपके कोएजुलेट हो जाते हैं या प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ये दो मेथड का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर और भी मेथड्स है वो भी डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट लो पहले। अब आते हैं तीसरी मेथड पर, जो एक और मेथड है जिससे आप प्रेसिपिटेट कर सकते हो कोलॉइडल सॉल्यूशन को, और वो है परसिस्टेंट डायलिसिस करके। डायलिसिस क्या होती है समझते हो? डायलिसिस का वर्किंग बताता हूं। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के प्रोसेस है डायलिसिस। किडनी जब फेल हो जाती है या किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, या कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट का वेट करते हैं किडनी फेलियर के कारण, तो उस दौरान भी आपके ब्लड के या आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है, जो पानी है और जो आयन से, जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है, उस पानी और इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ता है। आपको पता है आपकी बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम के आयंस होते हैं, पोटेशियम के आयंस होते हैं, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा मदद करते हैं, और वाटर भी होता है। तो वाटर और उन आयंस का आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, जो कि किडनी करती है। किडनी इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। लेकिन जब किडनी ट्रांसप्लांट होनी है या किडनी फेलियर हो जाता है तो पेशेंट्स को डायलिसिस पे रखा जाता है, क्योंकि फिर वो डायलिसिस, एक मशीन होती है डायलाइजर जिसको बोलते हैं, वो डायलाइजर क्या करता है? डायलिसिस करता रहता है, यानी कि इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता रहता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अब ये डायलिसिस प्रोसेस तो हो गई ह्यूमन बींग्स में। कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी क्या करेंगे? कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वजह से, या जो आयन से, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है जिसकी वजह से वो कभी भी स्टेबल नहीं होते थे, वो कभी भी अनस्टेबल नहीं होते थे। कोलॉइडल पार्टिकल अनस्टेबल मतलब नीचे जाकर बैठते नहीं थे क्योंकि उनमें चार्ज होता था। उन पार्टिकल्स को निकाल देते हैं डायलिसिस प्रोसेस की मदद से। तो लगातार, परसिस्टेंट मतलब लंबे समय तक के लिए डायलिसिस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऐसे डायलिसिस करने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स जो स्टेबल नहीं, जो अनस्टेबल नहीं करते किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल को, जो नीचे सेटल नहीं होने देते कोलॉइडल पार्टिकल को, वो सारे पार्टिकल्स को बाहर निकाल लेते। डायलिसिस वही प्यूरिफिकेशन करता है। तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रोलाइट जो उसको नीचे नहीं बैठने देता, जो प्रेसिपिटेट नहीं करने देता, या जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर निकाल लेते, और फिर जो पार्टिकल्स बचे रहते हैं या जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन रहता है, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो जाता है? नीचे अपने आप को अनस्टेबल कर लेते हैं क्योंकि वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। देखते हैं, ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस द इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन द सोल are completely removed and the colloids become unstable and hence coagulated. So whatever the electrolytes that are present in the soul, जो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वो सॉल्यूशन हमेशा स्टेबल बना रहता था, जिसकी वजह से कोलॉइडल पार्टिकल हमेशा डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स करे रहते थे, उस इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करा देता था वो, जिससे वो कोलॉइडल पार्टिकल अब नीचे जाकर सेटल्ड हो जाएंगे एंड द कोलॉइडल पार्टिकल बिकम्स अनस्टेबल, नीचे जाकर सेटल्ड हो जाएंगे एंड हेंस कोएजुलेट, और इस वजह से वो कोएजुलेट कर जाएंगे। तो इस वजह से फिर वो कोएजुलेट कर जाते हैं। सेकेंड, बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स। ये फोर्थ मेथड है। आप दो ऑपोजिटली चार्ज सोल्स को भी मिक्स कर सकते हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि बच्चों जब दो ऑपोजिट चार्ज सोल्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करोगे तो भी क्या हो जाएगा? आपका जो सॉल्यूशन है वो नीचे जाकर सेटल हो जाएगा, जो कोलॉइडल पार्टिकल है सेटल हो जाएगा। ऑपोजिटली चार्ज सोल्स मतलब आपको पता है एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब उसके ऊपर जो प्रेफरेंशियली एड्सॉर्प्शन पार्टिकल है वो नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब आप उसमें एक ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइड मिला दो, यानी कि ऐसा मिला दो जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज एड्सॉर्ब पार्टिकल्स हो। तो वो पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल जब मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे या नलीफाई कर देंगे, जिससे जो पार्टिकल के ऊपर का चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और हमारा पार्टिकल जो होगा वो नीचे उसी सॉल्यूशन में बैठ जाएगा या कोएजुलेट हो जाएगा, जिसको आप प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हो। सो व्हेन ऑपोजिटली
चार्ज सोल्स आर मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए, क्योंकि जितने नेगेटिवली चार्ज सोल्स को आपको न्यूट्रलाइज करना है उतने ही पॉजिटिवली चार्ज सोल्स भी डालने पड़ेंगे, तो आपको प्रोपोर्शंस इक्वल होने चाहिए। दे न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस एंड कॉज म्यूचुअल कोएजुलेशन। तो वो न्यूट्रलाइज कर लेते एक दूसरे के चार्ज को और म्यूचुअली कोएजुलेट करते। म्यूचुअली कोएजुलेट मतलब एक आयन दूसरे को कोएजुलेट करता है तो दूसरा आयन भी पहले वाले को कोएजुलेट करता है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल कोएजुलेशन। तो और अल्टीमेटली दोनों आयन्स कोएजुलेट होंगे, जिसको आप कर रहे हो कोएजुलेट वो भी, और जिसके थ्रू कर रहे हो कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसके थ्रू कर रहे हो आप उसको कोएजुलेट वो भी, दोनों अल्टीमेटली कोएजुलेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल, मिक्सिंग ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो कि पॉजिटिव सोल होता है एंड आर्सेनियस सल्फाइड जो कि एक नेगेटिव सोल होता है। तो फेरिक ऑक्साइड और आर्सेनियस सल्फाइड अपोजिट नेचर होने के कारण एक दूसरे को म्यूचुअली कोएजुलेट कर देंगे, तो ये एक दूसरे को कोएजुलेट कर देंगे और नीचे जाकर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ये है बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल्स। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को जब आप ऐड करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स के पास चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज, यानी कि कैटायन और एनायन। और जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है वो भी एक पर्टिकुलर टाइप का आयन को अपने ऊपर एब्सॉर्ब कर लेता है। तो क्या होता है, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करते हो, द कोलॉइड्स प्रेसिपिटेट। तो जो कोलॉइड होते हैं वो प्रेसिपिटेट करते हैं। द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोएजुलेटिंग आयंस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं वो कोलॉइडल पार्टिकल से जाकर मिलते हैं, उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और नीचे जाकर प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, यानी कि नीचे जाकर कोएजुलेट हो जाते हैं। The ions responsible for neutralization of charge on the particles are called coagulating ions। और इलेक्ट्रोलाइट के वो आयंस जो कोलॉइडल पार्टिकल्स को कोएजुलेट करने में सक्षम रहे, उन आयंस को हम कोएजुलेटिंग आयंस बोल देते हैं। तो अगर जैसे मानकर चलो, आपने इसके एप्लीकेशन भी बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। कई जगह पर जैसे आरओ वाटर प्यूरिफायर सबके घरों में नहीं होता है, सबके घरों में यूज नहीं होता, एक्वागार्ड सबके घरों में यूज नहीं होता, तो आप देखना ड्रिंकिंग पर्पसेस में वो लोग एक एलम जिसको फिटकरी बोलते हैं वो फिटकरी डाल देते हैं। क्यों डालते पता है? क्योंकि उन्हें पता है कि जो पानी है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा जिसमें गंदगी भी होगी, इंप्यूरिटीज भी होगी, जिसमें ऐसी गंदगी होंगी जो बहुत सारी इंप्यूरिटीज अपने अंदर रखता होगा, ऐसी इंप्यूरिटीज अपने अंदर रखेगा। तो क्या करेंगे, वो एक एलम इसके अंदर हल्का सा डाल देंगे। क्यों एलम डाल देंगे? क्योंकि एलम जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, फिटकरी इसको बोलते हो आप, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके पास आयंस है, कौन से? पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी हैं। तो पानी के अंदर जो भी पार्टिकल होगा वो पार्टिकल अपने ऑपोजिट आयंस को इस एलम से एब्सॉर्ब कर लेगा। जैसे पानी के अंदर मान लो नेगेटिव आयंस हैं, यानी कि नेगेटिवली चार्ज सोल है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज्ड सोल मान लो ये है, तो ये क्या करेगा, जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे उन सबको एब्सॉर्ब कर लेगा और इसके अंदर के कोलॉइडल पार्टिकल अपने ऊपर का चार्ज खत्म कर लेंगे और नीचे जाकर सेटल्ड हो जाएंगे। आप देखना वैसे पानी में नीचे फिर आपको जो जैसे टैंक जिसमें आपने पानी भरा उसमें नीचे बहुत सारी गंदगी डिपॉजिटेड रहती है, क्योंकि वो कोलॉइडल पार्टिकल्स ही हैं जो अपना चार्ज खत्म कर चुके हैं और नीचे जाकर डिपॉजिट हो गए, नीचे जाकर प्रेसिपिटेट हो गए। तो ये वो कोलॉइडल पार्टिकल्स ही हैं जो नीचे जाकर बैठ जाते हैं और नीचे जाकर अपने आप को प्रेसिपिटेट कर लेते हैं अपने ऊपर का चार्ज को खत्म करके। और वो कैसे हुआ? इलेक्ट्रोलाइट जो कि एलम यूज किया था इसमें, उसने एक आयन दिया, वैसे तो उसने दो आयन दिए लेकिन उनमें से एक आयन जो होगा वो उस चार्ज को, उस कोलॉइडल पार्टिकल जिसके पास चार्ज है उसको मिल जाएगा। और जनरली वो जो आयन होगा वो ऑपोजिट आयन होगा, होना भी चाहिए क्योंकि वो ऑपोजिट आयंस को ही लेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको पानी के ट्रीटमेंट में मिलती है। वाटर प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट की ये एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसमें एलम या फिटकरी से कोलॉइडल पार्टिकल जो भी पानी के अंदर मौजूद होते हैं वो सब अपने ऊपर का चार्ज खत्म कर लेते हैं और पानी के नीचे जाकर टैंक में नीचे जाकर सबसे ज्यादा सेटल हो जाते हैं। इससे पानी जो होता है ऊपर के हिस्से का वो पीने लायक बन जाता है। तो ये ड्रिंकिंग पर्पसेस के वाटर प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब इसमें जो आयंस होंगे
दोज आयंस आर कॉल्ड कोएजुलेटिंग आयंस। तो एलम के अंदर जैसे पॉजिटिव आयन था, इस बार एग्जांपल दिया मैंने, तो वो पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, कोएजुलेटिंग आयन की तरह माना जाएगा। सो दैट आयन विल बी कंसिडर्ड एज कोएजुलेटिंग आयन। द कोएजुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। अब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के पास जो कोएजुलेटिंग आयन होता है, उस कोएजुलेटिंग आयन की पावर भी होती है। पावर का मतलब क्या है, कई बार आपने देखा होगा एलम को बस आपको टच कराना होता है तो आप पूरा पानी को साफ मानते हो। मतलब एक नॉर्मल टैंक हम उसको माने जिसमें करीबन 30-35 लीटर या 50 लीटर तक का पानी होगा, तो उसमें हल्का सा छोटे से मात्रा में एलम भी आप मिला दोगे तो वो सक्षम है पूरे पानी के अंदर से कोलॉइडल पार्टिकल को प्रेसिपिटेट करने के लिए, वो सक्षम है। क्यों? क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम चाहिए हमें। लेकिन अगर कुछ और आप फिल्टर के लिए लेते, एलम की जगह कोई और इलेक्ट्रोलाइट लेते, तो हो सकता है उसकी वैल्यू आपको ज्यादा लगती, उसका अमाउंट आपको ज्यादा लगता। इसका मतलब उसकी पावर कम है। अब ये पावर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो आयंस मौजूद हैं उनकी कैसे पता करते हो, मतलब ये पावर उनकी कैसे पता चलती है? तो उनकी पावर पता चलती है एक और अलग वैल्यू से जिसका नाम है फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। तो द कोएजुलेटिंग पावर ऑफ दीस इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। और ये फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू से आप उनके बीच का उनकी पावर बताते हो, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की पावर बताते हो। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोलाइट आपको ज्यादा मात्रा में लग रहा है मतलब उसकी पावर कम है, इसलिए वो ज्यादा मात्रा में लग रहा है। और जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एलम बहुत कम मात्रा में लगता है क्योंकि इसकी कोएजुलेटिंग पावर जो है, कोएजुलेटिंग आयंस की जो पावर है इनके पास वो ज्यादा है, यानी कि इनकी फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू बहुत हाई है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या होता है फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू डिस्कस करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखते हैं कि ये जो फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू है ये होती क्या है। मतलब ठीक है भैया, इलेक्ट्रोलाइट की एक उसके आयंस की जो है उसकी पावर है, कोएजुलेटिंग पावर है कि कितने पावरफुली वो किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएजुलेट कर सकता है। लेकिन होती क्या है फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू, समझते हैं यहां पर फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू को। तो अब फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू क्या है, ध्यान से सुनना। फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू के रूप में आएगी फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू, the number of millimoles of an electrolyte required to bring about the coagulation of 1 liter of a colloidal solution is called its flocculation value. Simple. जिस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएजुलेट कर रहे हो या कह लो प्रेसिपिटेट कर रहे हो, उस इलेक्ट्रोलाइट के मिनिमम मिलीमोल्स कितने चाहिए। मिनिमम मिलीमोल्स कितने चाहिए, मोल्स तो आप समझते हो, मिलीमोल्स समझ गए ना, पर मिलीलीटर आप मोल्स कैलकुलेट कर लो तो वो आपको मिलीमोल्स पता चल जाएंगे। तो कितने मिलीमोल्स आपको चाहिए, यानी कि एक मोल में आपके 10⁻³ मिलीमोल्स होते, तो एक मिलीमोल में कितने मोल्स होंगे, वो 10⁻³ मिली और मोल्स में आपको अंतर पता है। मिलीलीटर और लीटर में जैसे जो डिफरेंस होता है वही मिलीमोल्स और मोल्स में डिफरेंस होता है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट के मिनिमम कितने मिलीमोल्स चाहिए किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएजुलेट या प्रेसिपिटेट करने के लिए, वो उसकी फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन वो कोलॉइडल सॉल्यूशन कितना होगा, 1 लीटर का। तो कितने मिलीमोल्स आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट के चाहिए ताकि आप 1 लीटर का कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं उसको कोएजुलेट कर पाओ। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के कितने मिलीमोल्स आप इसमें डालोगे, वो उस इलेक्ट्रोलाइट की कोएजुलेशन वैल्यू होगी। ये कोएजुलेशन वैल्यू होती है। अब इसी वैल्यू से जुड़ा हुआ एक और टर्म होता है बच्चों जिसको बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। ये फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू है। अब इसी टर्म से जुड़ा हुआ एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कोएजुलेटिंग वैल्यू। ये अभी तो फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू मैंने आपको बताई थी। अब कोएजुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, द मिनिमम कंसंट्रेशन। अब ये मिलीमोल्स ही बोला, ये कंसंट्रेशन बोल रहा है, मतलब अब ये इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल्स होंगे पर लीटर, ये उसकी बात कर रहा है। तो द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर, कितने मिलीमोल्स होंगे पर लीटर, ये डायरेक्ट बताता था कितने मिलीमोल्स होंगे, वो होगी फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन बता रहे हो इलेक्ट्रोलाइट का कि सर इतने कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट इसमें लगेगा इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, तो फिर वो आपकी होगी कौन सी, कोएजुलेटिंग वैल्यू। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन, रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल। अब इसका लीटर मिलीलीटर नहीं बताया कि कोलॉइडल सोल कितना लीटर मिलीलीटर है, यहां बताया था 1 लीटर होना चाहिए कोलॉइडल सोल, तो जो मिलीमोल्स लगेंगे वो उसकी फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू होगी। लेकिन यहां नहीं बताया, यहां उन्होंने बोला कि 2 घंटे में वो कोएजुलेशन कर जाए, इज कॉल्ड कोएजुलेटिंग वैल्यू। सो एज टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल इन 2 hours इज कॉल्ड कोएजुलेटिंग वैल्यू। तो वो 2 घंटे में प्रेसिपिटेट या कोएजुलेट कर जाए
उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का कितना कंसंट्रेशन चाहिए, और कंसंट्रेशन निकलेगा मिलीमोल्स पर लीटर में। वो कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी कोएगुलेटिंग वैल्यू, और सीधे वो मिलीमोल्स जो होंगे जो 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन के कोलोइडल पार्टिकल को प्रेसिपिटेट कर पाए, तो जितने भी मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट के प्रेसिपिटेट कर पाएंगे वो कहलाएंगे उसकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। दोनों में अंतर है, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू मिलीमोल्स बताएगी इलेक्ट्रोलाइट का, कोएगुलेशन वैल्यू कंसंट्रेशन बताएगी इलेक्ट्रोलाइट का, और कंसंट्रेशन वो भी मिलीमोल्स पर लीटर में। ठीक है, जो 2 घंटे में कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट कर देंगे, वो कितने मिलीमोल्स होंगे, उस मिलीमोल्स की वैल्यू को हम बोलेंगे कोएगुलेटिंग वैल्यू, और उस कंसंट्रेशन को हम बोल देंगे कोएगुलेटिंग वैल्यू। और कितने मिलीमोल्स होंगे जो 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करेंगे, वो होगी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। क्लियर हो गया? द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हाइयर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द आयन। जाहिर सी बात है, जितनी कम आपको वैल्यू चाहिए, जितने कम आपको मिलीमोल्स मिलेंगे, द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड, जितने कम मिलीमोल्स होंगे या जितना कम कंसंट्रेशन होगा, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट उतना पावरफुल है, क्योंकि कम आयंस में ही उसने काम कर दिया, कम मोल्स में ही उसने काम कर दिया। तो स्मॉलर इज द क्वांटिटी, हाइयर विल बी इट्स पावर, तो ये उसकी पावर होगी, कोएगुलेटिंग पावर होगी आयंस की। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इससे जुड़े हुए एक और कंसेप्ट को देखना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। नाउ द प्रोसेस in which colloids are extracted from suspensions in the form of flake or flock, this can take place spontaneously or may be brought about by adding some clarifying agents. तो ये फ्लोक्यूलेशन की प्रोसेस बेसिकली उन्होंने बताई है, इट्स द प्रोसेस इन विच कोलॉइड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सस्पेंशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक और फ्लॉक। सो कोलॉइड्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सस्पेंशन से फ्लेक के रूप में। दिस कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली और मे बी ब्रॉट अबाउट बाय एडिंग सम क्लैरिफाइंग एजेंट्स, या तो ये खुद से हो जाएगा या फिर कोई क्लैरिफाइंग एजेंट्स इसमें डालने पड़ेंगे। फ्लोक्यूलेशन occurs at lower concentration of electrolyte, ये बात याद रखना, and aggregation of particles can be reversed on shaking, whereas coagulation takes place at higher concentration and aggregation cannot be reversed by simply shaking with the dispersion medium. So basically flocculation और coagulation में ये अंतर है। फ्लोक्यूलेशन क्या करेगा, लोअर कंसेंट्रेशन पे भी होगा और रिवर्सिबल होगा, मतलब उसने नीचे प्रेसिपिटेट कर दिए तो हल्का सा आपने शेक करा तो वो पार्टिकल वापस से चला जाएगा। लेकिन जो कोएगुलेशन होगा, इट टेक्स प्लेस एट हायर कंसेंट्रेशन, ये हायर कंसेंट्रेशन पे होगा और ये रिवर्सिबल नहीं होगा सिंपल शेकिंग से। एंड एग्रीगेशन कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपली शेकिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर हो गया? तो एग्रीगेशन जो हो चुका है वो वापस से रिवर्सिबल नहीं होगा डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक करने में। तो कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन में यह अंतर होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं हार्डी-शुल्ज रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ द नेक्स्ट इज हार्डी-शुल्ज रूल। अब ये रूल क्या बताएगा आपको, कोई भी जो आयन है, फ्लोक्यूलेटिंग आयन हो या कोएगुलेटिंग आयन हो, वो आयन की पावर हम कैसे डिफाइन करेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट जा रहा है वो हमने कहा बहुत अच्छा पावरफुल है, उसकी जो कोएगुलेट करने की जो पावर है वो बहुत अच्छी है, प्रेसिपिटेट बनाने की जो पावर है वो बहुत अच्छी है। लेकिन सवाल उठता है कि वो पावर को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन क्या है उस पावर का, क्वांटिटी वाइज कैसी है वो पावर। हार्डी-शुल्ज रूल हमें उसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है, कैसे समझो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट which is added to a colloidal solution, the faster is the coagulation of the colloidal solution. इलेक्ट्रोलाइट जिसकी सहायता से आप किसी कोलॉइडल पार्टिकल को प्रेसिपिटेट कर रहे हो, यानी कि नीचे बिठा रहे हो, उस इलेक्ट्रोलाइट के आयन के ऊपर जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा मानी जाएगी, ऐसा हार्डी-शुल्ज रूल कहता है। जैसे मान लो एक कोलॉइडल है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया है, और इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये हमारे पास कोलॉइडल पार्टिकल है, और मैं मान लेता हूं इट्स अ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल, तो ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल है। तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रोलाइट का पास जो आयन होना चाहिए जो यहां कोएगुलेट कर दे वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन खुद नेगेटिवली चार्ज सोल बनकर बैठा हुआ है। तो अब आप एक इलेक्ट्रोलाइट डालोगे और उस इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा आयन यहां पर इंपॉर्टेंट होगा, पॉजिटिव आयन। पूछो क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव आयन होगा
वो इसके अंदर जो आएगा वो इसके नेगेटिवली चार्ज सोल को न्यूट्रलाइज कर देगा और नीचे जमा देगा। अब ये रूल क्या कह रहा है, हार्डी-शुल्ज रूल, कि जो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन जितनी ज्यादा वैल्यू का होगा, यानी कि उस आयन की जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैलेंसीज होंगी, उतना उसकी पावर उसकी उतनी ज्यादा होगी, उतना वो पावरफुल होगा। अगर नेगेटिव आयन होता यहां पर तो फिर पॉजिटिवली चार्ज सोल के लिए मददगार होता। तो उस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट की भी जितनी वैलेंसी नेगेटिव में अच्छी होती, उतना वो पावरफुल माना जाता। तो अगर जैसे मान लो इसमें मेरे को कोई आयंस हैं, एक है Na+, एक है Mg+2 और एक है एल्यूमिनियम+3, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एल्यूमिनियम+3 की पावर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा वैलेंसी इसी की है, तो इसकी सबसे ज्यादा पावर होगी और इसलिए नेगेटिव चार्ज सोल को जल्दी से कोएजुलेट कर देगा या जल्दी से प्रेसिपिटेट कर देगा। उससे कम Mg+2 की होगी और सबसे कम सोडियम प्लस की होगी। ये रूल कहता है। So, coagulation power of an electrolyte is directly proportional to the fourth power of the valency of the ion, causing coagulation of the soul. So, it is directly proportional to the fourth power, मतलब जो भी वैलेंसी आएगी उस इलेक्ट्रोलाइट की, उसकी भी फोर्थ की पावर रेज टू द पावर 4 में उनकी coagulation पावर होगी। तो coagulation power is directly proportional to the fourth power of the valency of the ion causing coagulation of the soul. ठीक है, तो जो भी चार्ज होगा, जो भी वैलेंसी होगी, उसकी रेज टू द पावर 4 के बराबर उनकी कोएजुलेशन पावर होती है। और अब जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी तो उसकी रेज टू द पावर 4 भी और ज्यादा होगी, तो उसकी कोएजुलेशन पावर और ज्यादा होगी। कोएजुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द आयन हैविंग सिमिलर चार्ज टू दैट ऑफ द सोल पार्टिकल्स। कोएजुलेशन पावर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इंडिपेंडेंट होगी उसके ऊपर के चार्ज के ऊपर, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो भी कोएजुलेशन पावर जो आएगी वही आनी चाहिए, और नेगेटिव चार्ज है तो भी उसके ऊपर वही पावर आनी चाहिए, बस उनकी एप्लीकेशन अलग अलग होगी। जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होगा या पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा वो नेगेटिवली चार्ज सोल को न्यूट्रलाइज करेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज सोल को न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन रूल दोनों के लिए सेम है, चाहे आयन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो इंडिपेंडेंट होंगे। और ये रूल हार्डी-शुल्ज रूल दोनों किस्म के आयन पे लगता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ द आयंस। दैट वैलेंसी कैन बी प्लस और दैट वैलेंसी कैन बी माइनस एज वेल। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक और चीज देखते हैं हार्डी-शुल्ज रूल के, उसके बाद वीडियो कंक्लूड करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें वही चीज बताइए जो मैंने आपको बोला था, हार्डी-शुल्ज रूल ने कंपेयर किया डिफरेंट आयंस की पावर को। इन द कोएजुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सोल द कोएजुलेटिंग पावर इज इन द ऑर्डर। अब नेगेटिव सोल को अगर आपको कोएजुलेट करना है तो क्या पावर होगी पॉजिटिव आयंस की? एल्यूमिनियम+3 की सबसे ज्यादा, बेरियम की +2 की उससे कम, सोडियम प्लस की सबसे कम। ये मैं एग्जांपल दे चुका हूं, बस मैंने बेरियम की जगह मैग्नीशियम आयन यूज किया था, चलेगा, उसकी भी +2 होती है, बेरियम की भी +2 होती है। लेकिन सबसे ज्यादा तो +3 की होगी, क्योंकि +3 के पास +3 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी है, जो कि बहुत पावरफुल आयन माना जाएगा किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए। सेम नेगेटिव पे भी वही रूल एप्लीकेबल होगा, जिस पे नेगेटिव वैलेंसी ज्यादा होगी उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। तो फॉर द कोएजुलेशन ऑफ अ पॉजिटिव सोल, अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट के आयंस, नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट के, सॉरी, जो नेगेटिव आयंस होंगे वो किस कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज सोल को, पॉजिटिवली कोलोइडल पार्टिकल्स को। सो फॉर द कोएजुलेशन ऑफ अ पॉजिटिव सोल द कोएजुलेटिंग पावर इज इन द ऑर्डर FeCN6 raised to the power 4-, मतलब ये जो होगा टोटल जो 4- का जो चार्ज है इसका, रेज टू द पावर नहीं बल्कि 4- का जो चार्ज है, वो चार्ज के ऊपर जो पावर होगी सबसे ज्यादा होगी। उससे कम फॉस्फेट आयन का, उससे कम सल्फेट आयन का, और सबसे कम क्लोराइड आयन का। तो ये जो आयन के ऊपर का चार्ज होगा, अगर ये कम होता जा रहा है तो उनकी कोएजुलेटिंग पावर कम होती जा रही है, अगर आयन के ऊपर का चार्ज बढ़ता जा रहा है तो उनकी कोएजुलेटिंग पावर बढ़ती जाएगी। यही हार्डी-शुल्ज रूल कहता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा हार्डी-शुल्ज रूल खत्म होता है, और यहां पर कोलोइडल की जो ये प्रॉपर्टीज थी, फ्लोक्यूलेशन, कोएजुलेशन या प्रेसिपिटेशन जिसको आप बोल सकते हो, वो हमने डिटेल में समझी है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इसके बाद वीडियो कंक्लूड कर सकूं। तो स्टूडेंट, इन वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को कोएजुलेट कर सकते हैं, उनके अंदर के जो चार्ज्ड आयंस हैं, चार्ज्ड जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी से जो कोई पर्टिकुलर चार्ज उन्हें कोलोइडल पार्टिकल डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के ऊपर एड्सॉर्ब कर लिया था, कैसे उसको न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और वापस से उन कोलोइडल पार्टिकल को नीचे प्रेसिपिटेट करवाया जा सकता है और सॉल्यूशन को अनस्टेबल बनाया जा सकता है।
और बहुत सारी मेथड्स की भी हमने इसमें बात करी। आने वाले वीडियो में बच्चों हम लोग कोलॉइडल पार्ट सॉल्यूशंस के और भी कई एप्लीकेशंस देखेंगे और कई प्रॉपर्टीज को और डिटेल में समझेंगे। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर चैप्टर और हर सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अवेलेबल हैं, जो आप magnetbrains.com पर जाकर जिनकी पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।